हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, अब तक हम नागरिक शास्त्र की सीरीज पढ़ रहे थे और अब आज से इतिहास की सीरीज स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि नागरिक शास्त्र भी एनसीईआरटी बेस्ड था और ये इतिहास भी एनसीईआरटी सीरीज से है। आप 6 to 12 की हिस्ट्री एनसीईआरटी की बुक लेके पढ़िएगा। उसके बाद ये क्वेश्चंस आप पढ़िएगा तो आपके आंसर क्वेश्चंस उसी में से मिलेंगे, जिससे आपका रिवीजन भी होता रहेगा और बुक आप बराबर पढ़ते रहिएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन: मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई। सेकंड कह रहा है कि इन फसलों के उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ियाँ थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए कह रहा है पहला सही है, बी कह रहा है दूसरा सही है, कि तीसरा कह रहा है एक और दो दोनों सही है, और डी कह रहा है न पहला सही ना तो दूसरा सही है। अब व्याख्या पढ़ते हैं। आंसर आपका कह रहा है पहला सही है, दूसरा गलत है। व्याख्या: सर्वप्रथम मनुष्य ने गेहूँ और जौ उपजाना शुरू किया। ये लगभग 8000 वर्ष पहले मनुष्यों ने सबसे पहले गेहूं और जौ को उपजाना आरंभ किया। इन फसलों को उपजाने का कार्य क्या किया जाता है? सुलेमान और किरथर पहाड़ी क्षेत्र, ये पहाड़ी क्षेत्रों के नाम है, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ, और ना कि विंध्य क्षेत्रों में। कहने का मतलब कि ये फसलें कहाँ उपजाई गई? सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में, विंध्य क्षेत्रों में नहीं उपजाई गई। दूसरा कह रही व्याख्या हमारी कि गेहूं और जौ के उपजाने का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ बलूचिस्तान से प्राप्त होता है। तो गेहूं, ये क्वेश्चन बहुत आता है। गेहूं और जौ को उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य मतलब हमें प्रमाण कहाँ मिला है कि सबसे पहले गेहूं और जौ उपजाए जाते थे, जो बलूचिस्तान में एक स्थान है मेहरगढ़, वहाँ से प्राप्त होते हैं। नवीनतम तथ्यों के आधार पर चावल उपजाने का प्राचीनतम साक्ष्य, मतलब चावल सबसे पहले कहाँ आप पाएंगे, उसके साक्ष्य कहाँ पाएंगे कि चावल कहाँ उपजाया जाता था? तो ये लहुरा देवा या लहुरा देव कहा जाता है, लहुरा देवा भी कहा जाता है। ये संत कबीर नगर जिले में लहुरा देव नामक स्थान है, वहाँ पर पाया जाता है। ये लगभग 8-9 हज़ार या 8 हज़ार वर्ष पूर्व है। गारो तथा मध्य भारत के विंध्य पहाड़ी क्षेत्र अन्य कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ कृषि का विकास हुआ। मतलब गारो तथा मध्य भारत के विंध्य पहाड़ी क्षेत्र ऐसे थे। एक गारो पहाड़ी है और विंध्य पहाड़ी है, इसके क्षेत्र जो हैं जहाँ पर कृषि का विकास हुआ। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन। भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आरंभिक नगरों का विकास सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ। दूसरा कह रहा है कि गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास हुआ, लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ। आप देख लीजिए, पहला कह रहा है कि पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरी कह रहा है कि दोनों सही है, डी कह रहा है दोनों गलत है। तो व्याख्या में देखते हैं। सबसे पहले व्याख्या कह रही है कि पहला कथन सही है, पहला कथन सही है, मतलब आरंभिक नगरों का विकास कहाँ हुआ था? सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ था। और दूसरी व्याख्या कह रही है कि गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे जो नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, यानी सिंधु नदी के किनारे सभ्यताएं पहले विकसित हुई। ये कथन इसलिए दूसरा गलत है। मतलब गंगा व उसकी सहायक नदियों के किनारे सबसे पहले सभ्यताएं नहीं विकसित हुई, ये सभ्यताएं सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता कही जाती है ना, तो वही सिंधु नदी के किनारे ये सभ्यताएं सबसे पहले विकसित हुई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है? जो गंगा नदी है, इसके दक्षिण में इसकी सहायक नदी है सोन, और इसके आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है अवंती, दूसरा अवज्जी, तीसरा काशी, चौथा मगध। आंसर है मगध। जो गंगा की सहायक नदी है उसके आसपास का क्षेत्र जो है वो प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। व्याख्या देखिए, सोन नदी के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध कहलाता था।
मगध प्राचीन काल का सब पहला बड़ा राज्य था, मतलब प्राचीन काल में मगध सबसे पहला जो है बड़ा राज्य था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। मगध उस टाइम का सबसे शक्तिशाली राज्य था। इसके शासक भी शक्तिशाली हुआ करते थे। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ, मतलब इसका उत्कर्ष, इसका विकास जो हुआ ये ईसा पूर्व की 6वीं शताब्दी में हुआ। और मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था, जो हर्यक वंश का शासक था। आगे देखिए, चौथा क्वेश्चन कर रहा है, भारत देश के नाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही है। लगभग इसमें सही पूछ रहा है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंध को हिंदोस और इंदोस तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया कहा। दूसरा है, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वालों लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है। इस समूह का उल्लेख संस्कृत भाषा की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। ऑप्शन कह रहा है पहला सही, दूसरा सही। सी कह रहा है कि पहला दूसरा दोनों सही है। डी कह रहा है ना पहला सही और ना ही दूसरा सही है। सी कह रहा है कि उपरोक्त तो दोनों कथन सही हैं। मीन्स आपका आंसर क्या है कि दोनों सही हैं। और व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या कह रही है कि उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंध को हिंदोस तथा इंदोस, मतलब वो लैंग्वेज उनकी ऐसी निकलती थी कि जैसे अंग्रेज़ों की भाषाएं हिंदी बोलते हैं तो भी आपने सुना होगा कि हिंदी भी बोलते हैं तो ये लगता है इंग्लिश बोल रहे हैं। उसी तरह से जो ईरानी और यूनानी आए तो उन्होंने सिंध को क्या कहा, हिंदोस या इंदोस कहा। उन्होंने इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को क्या कहा, इंडिया कहा। वो हिंदोस इंदोस के आधार पर वो इंडिया हो गया भूमि प्रदेश। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता। तो उत्तर पश्चिम में कुछ लोग समूह में रहते थे जिनको उस समूह का नाम भारत था। इस समूह का उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद संस्कृत की आरंभिक कृति है। आप सभी जानते हैं 4 वेद हैं, चारों वेदों में ऋग्वेद है सबसे प्राचीन वेद है, जो लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। इस भारत में इसी भारत जो समूह है उसके नाम का प्रयोग देश के लिए होने लगा। 5वां देखिए, पांडुलिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है, अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती थीं। और बी कह रहा है कि अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मैन्युस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता है, जो लैटिन भाषा के शब्द मेनू जिसका अर्थ है हाथ से निकला। तो पांडुलिपियाँ तो आप लोग जानते ही हैं, पांडुलिपियाँ वही हैं जो हाथ से लिखी जाती हैं। इसमें हमें लगता है कि ए और बी दोनों सही है। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। सी कह रहा है कि पांडुलिपियाँ ताड़ के पत्तों को काटकर अथवा हिमालयी क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ का नाम है भूर्ज, जिसकी छाल से विशेष तरीके से भोजपत्र पर लिखी जाती हैं, भी सही है। डी कह रहा है कि पांडुलिपियाँ केवल मंदिरों और बिहारों में प्राप्त होती हैं जो केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। अब व्याख्या देख लेते हैं इसमें सही कौन सा है। व्याख्या उत्तर तो आपके डी सही है। मुझे तो लग रहा था कि सी भी सही है, लेकिन चलिए, कथन ए और बी सी सही है। हाँ, ये तो मैं कह रही थी ए बी सी सही है और डी आपका गलत है, क्योंकि पांडुलिपियाँ मंदिरों, और इसमें पूछा है क्वेश्चन में लगता है कि गलत पूछा है, नेगेटिव क्वेश्चन है। इसमें को पूछा है क्वेश्चन क्या पूछा है, इसको हमने ध्यान से पढ़ा है शायद। क्वेश्चन हाँ सही नहीं है। क्वेश्चन हमारा पूछा है कि पांडुलिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो हमारा कथन डी नहीं सही है कि पांडुलिपियाँ केवल मंदिरों और बिहारों में पाई जाती हैं जो केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। तो पांडुलिपियाँ मंदिरों और बिहारों में नहीं पाई जाती हैं। और व्याख्या भी हमारी यही कह रही है कि ये पांडुलिपियाँ विभिन्न प्राचीन भाषाओं में प्राप्त हुई हैं, और ये भाषाएं हैं संस्कृत, प्राकृत और तमिल। इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, इसको कंटिन्यू करना है तो आप कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू।